वहीदा रहमान। नूपुरों की लय पर थिरकता मन। आदतन जरा सुस्त हूँ, इसलिए घर और मंच दोनों एक साथ उस तरह से नहीं संभाल सकी जैसा हेमा या वैजंती माला कर लेती हैं। वहीदा की इस आवाज में कशिश है, नृत्य के लिए बेबसी से भरा मलाल। घर गृहस्थी के मायाजाल में फंसकर थम गए घुंघरू। छोटे नवाब सुहेल मियाँ दुनिया में क्या आए और भी मजबूत हो गए ये बंधन। तोड़ के बंधन बांधी पायल की बात पर्दे पर ही रह गई है, जिंदगी में नहीं। अब तो गुनगुनाहट रह गई है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। एक लंबा अरसा गुजर चुका है उस वक्त को जब हिंदी फिल्मों में दर्शकों के सामने पर्दे पर एक नई लड़की आई थी, टेलीफोन पर सीआईडी इंस्पेक्टर से कहते हुए, आपके पिंजरे में एक नया तोता आया है। जैसा कि फिल्म आगे बढ़ने के लिए लाजमी था। तोते का सौदा पटा नहीं, और चरमोत्कर्ष के दृश्य में जब इस लड़की ने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना गाते हुए बांस के गोदाम में फंसे इंस्पेक्टर को एक जाल है जुल्फों का तू नीचे से निकलना कहकर चोर दरवाजे का संकेत दिया, तो वो फिल्म की नायिका पर भारी हो गई। गुरुदत्त की सदाबहार फिल्म सीआईडी से बनी एक नाम की पहचान, नाम वहीदा रहमान। सीआईडी के बाद प्यासा और फिर अदाकारी के आकाश पर एक ऐसे सितारे का लंबा सफर जिसकी कला की चमक कभी धूमिल नहीं हुई। साल दर साल प्रदर्शित होती गई फिल्मों का अटूट सिलसिला। वहीदा पहली लड़की थी जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा की इस धारणा को तोड़ा कि दक्षिण से आने वाली अभिनेत्रियों को सिवाय नाचने के और कुछ आता ही नहीं। उसके भावभीने और मार्मिक अभिनय का जादू निर्माता निर्देशकों के सिर पर इस कदर हावी रहा कि वे इस लाजवाब नृत्यांगना का ढंग से इस्तेमाल करना ही भूल गए। बहुत दिनों बाद जब गाइड बनी तब कहीं जाकर वहीदा को ऐसी भूमिका मिली जिसमें उसकी नर्तकी उसकी अभिनेत्री की होड़ पर थी। जब मैंने गाइड देखी तब औरों की तरह मैं भी वहीदा से बहुत प्रभावित हुई और उस नायिका से मिलने का मन बना लिया जो नृत्य और अभिनय दोनों में पारंगत थी। बहुत दिनों तक वहीदा से मिलना नहीं हो सका और दिमाग से भी बात आई गई हो गई। फिर एक दिन अचानक बम्बई के पास पाम बीच हाई स्कूल में उनसे टकरा गई। मेरा बेटा भी पाम बीच स्कूल बम्बई में पढ़ रहा था। उस दिन स्कूल का वार्षिक आयोजन था। कंधे पर कटे बालों में शिफॉन की पतली साड़ी में लिपटी वहीदा जी बहुत सुंदर और आकर्षक नजर आ रही थी। अच्छा मौका था, मैं उनके पास वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। कार्यक्रम देखते देखते कुछ बातें हुई और फिर एक दो दिन में उनसे मिलने का समय भी ले लिया। बम्बई के पाली हिल, जहां अधिकतर फिल्म स्टार रहते हैं, से हटकर हांडा विलेज में वहीदा जी का घर था। जब मैं वहां पहुंची तो देखा सामने हहराता समुद्र उछाले ले रहा था। रास्ते में जगह जगह छोटी छोटी मछलियां सूख रही थीं। उनकी गंध से एक बार तो लगा कहाँ इनके बीच में वहीदा जी रहती होंगी। पर फिर समुद्र की ओर नजर डाली तो उसकी सुंदरता देखकर समझ में आ गया कि वहां रहने वालों का आकर्षण क्या होगा। वहीदा जी निश्चित समय पर मेरा इंतजार कर रही थी। औपचारिक बातों के बाद मैंने उनसे कहा, वहीदा जी, कुछ बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कुछ अपने बचपन की यादें और वहां के संस्मरण सुनाइए। बचपन तो मेरा सारा मद्रास में गुजरा, वहीदा जी ने उत्तर दिया। मेरी पैदाइश मद्रास में हुई। 4 बहनों के साए में पलकर बड़ी हुई। भाई कोई था नहीं। मैं घर में सबकी बड़ी लाडली दुलारी थी। पिता म्युनिसिपल कमिश्नर थे, इस वजह से ट्रैवलिंग बहुत होती थी, यानी कि हर 3 साल बाद तबादला। एकदम खाना बदोश जिंदगी थी। तबादलों की वजह से औपचारिक शिक्षा में बड़ी दिक्कतें आईं। कहीं भाषा का अंतर आता, कहीं समय का। बचपन में बहुत बीमार भी रहती थी, इसलिए कक्षाओं में हाजिरी का मौका कम ही मिल सका। लेकिन नृत्य और संगीत का शौक सिर चढ़कर बोलने लगा था। जब भी अवसर हाथ लगता, मैं शीशे के सामने बैठकर तरह तरह की शक्लें बनाया करती थी। सब मुझे छेड़ते कि एक दिन पागल हो जाएगी शीशे में अपनी शक्लें देख देख कर। तब मैं उन्हें कहती, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं हंसूंगी तो लोग हंसेंगे और रोऊंगी तो मेरे साथ रोएंगे। तब मुझे क्या पता था कि मासूम बचपन की वो बातें बाद में सच होकर रहेंगी। कहकर वहीदा यादों में खोकर मुस्कुरा पड़ी। फिर बोली, बहनें बहुत तंग करती, पर पिता का कुछ ज्यादा ही लाड था अपनी छोटी बिटिया पर। वे सबको डांट देते और मुझसे पूछते,
ऐसा कैसे होगा कि तुम लोगों को रुलाओगी तो लोग तुम्हारे साथ रोएंगे और जब तुम हंसोगी तो हंसेंगे? ऐसा कैसे होगा? तब मैं उनसे कहती, मैं एक्टिंग करूंगी। पिता हंस पड़े। अच्छा अच्छा, अभिनय करेंगी आप? हमेशा तो बीमार रहती हैं, भागने दौड़ने की भी ताकत नहीं, फिर कैसे करेंगी अभिनय? 9-10 साल की होते होते वहीदा ने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया। एक जगह रहकर विधिवत प्रशिक्षण तो पिता के तबादलों की वजह से मुमकिन नहीं था, लेकिन कक्षाओं के समय के बंधन का सवाल भी नहीं था। नृत्य शिक्षक निजी तौर पर सिखाते और अभ्यास कराते। तबादला होता तो वे भी साथ जाते। सीखते सीखते पांव की थिरकन लयबद्ध हो गई तो अपनी कला दूसरों को दिखाने की तमन्ना जागी। हर कलाकार के साथ होता है ऐसा। कला सधने लगती है तो उसे तब तक तसल्ली नहीं मिलती जब तक कि दूसरों के सामने उसकी नुमाइश न करे। सामने वालों पर अपनी कला का असर देखकर ही उसे एहसास होता है कि उसका हुनर किन बुलंदियों तक परवान चढ़ा है। नन्ही वहीदा के अंतस में पनपने वाली इस अभिलाषा की पूर्ति का रास्ता शुरू हुआ मंच पर नृत्य प्रदर्शन के कार्यक्रमों से। कभी दान एकत्र करने के लिए होने वाले किसी कार्यक्रम में नृत्य, तो कभी किसी बड़े आदमी के आने पर उसके स्वागत में होने वाले कार्यक्रम में। इनमें सबसे यादगार कार्यक्रम रहा राजा जी के सामने नृत्य। राजा जी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल। उस वक्त वहीदा के पिताजी विजयवाड़ा में तैनात थे। विजयवाड़ा जो अब आंध्र प्रदेश में है। राजा जी के दौरे का कार्यक्रम बनाने वालों ने स्वागत समारोह में MS सुब्बुलक्ष्मी के गायन का समावेश रखा था, लेकिन राजा जी के निजी सहायक का संदेश आया कि गलत बात है, वहां जो स्थानीय कलाकार हों उन्हीं का कार्यक्रम रखें। लिहाजा स्थानीय कलाकारों की खोजबीन शुरू हुई। तभी किसी ने रहमान साहब से कहा, रहमान साहब, आपकी लड़कियां भी तो नृत्य करती हैं। रहमान साहब ने कुछ देर तो हीला हवाला किया, फिर तैयार हो गए कि समारोह में उनकी बेटियों के नृत्य का कार्यक्रम शामिल कर लिया जाए। रहमान साहब ने घर आकर खबर दी तो वहीदा खुशी से उछल पड़ी। इतनी बड़ी हस्ती के सामने अपनी कला के प्रदर्शन का मौका। उसने अपनी बहन सईदा के साथ मन लगाकर मेहनत से अभ्यास किया और जोर शोर से तैयारी की। यह किस सन की बात है? मैंने पूछा। वहीदा जी ने झट से उत्तर दिया, सन 49 की बात है। नृत्य देखकर राजा जी मुग्ध हो गए। रहमान साहब उनके साथ ही बैठे थे। राजा जी ने उनसे कहा, इनके नाम मेरी समझ में नहीं आ रहे। वहीदा रहमान, सईदा रहमान, और कर रही हैं भरतनाट्यम। अभिनय भी बहुत अच्छा कर रही हैं। कैसे? रहमान साहब ने बताया, मेरी लड़कियां हैं, नृत्य की शौकीन हैं। राजा जी बोले, अगर मुसलमान लड़कियां हैं तो सचमुच बहुत कमाल की बात है। तमिल तेलुगु के भाव ये कितने सही ढंग से व्यक्त कर रही हैं, कितना जानदार अभिनय कर रही हैं। रहमान साहब ने स्पष्ट किया, हम लोग दक्षिण के हैं, इससे तमिल तेलुगु आती है। राजा जी बोले, अब समझ गया। इसीलिए तो कहते हैं कि कला अलग चीज है, मजहबी पंथों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। कला चाहे किसी जबान में हो, वो हर मजहब की होती है, किसी एक मजहब से जुड़कर नहीं रह जाती। राजा जी ने उस दिन बहुत मुबारकबाद दी और दिल खोल कर तारीफ की रहमान बहनों की प्रतिभा की। रहमान साहब से बोले, इन्हें आगे बढ़ने से रोकना नहीं। ये मत सोचना कि आप अफसर हैं इसलिए लड़कियों को किसी व्यवसाय में डालने की जरूरत नहीं है। ये तो कला है, लड़कियां जितना अभ्यास करना चाहें करने देना, जितना बढ़ना चाहें बढ़ने देना। राजा जी का आशीर्वाद पाकर वहीदा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। वो पूरे मनोयोग से नृत्य के अभ्यास में जुट गई। 2-4 कार्यक्रमों में और नृत्य पेश किए कि मद्रास से फिल्मों में नृत्य करने का प्रस्ताव आ गया। फिल्म बनाने वालों ने नृत्य के मंच पर उसे देखकर ही भांप लिया था कि लड़की में असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। सन 1949-50 के उन दिनों में वहीदा कुल 12-13 साल की किशोरी थी, न बड़ों की गिनती में न बच्चों की। इसलिए पिता ने मामला टाल दिया। बोले, अभी इस काम को प्रोफेशन तो बनाया नहीं है, और वैसे भी वहीदा की तबीयत खराब रहती है, पढ़ाई लिखाई भी अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तालीम का दौर पूरा हो जाए फिर देखेंगे। संयोग की बात कि साल भर के भीतर ही पिताजी को बुखार आया और वे इस दुनिया से विदा हो गए। इन हालातों में वहीदा के नृत्य कार्यक्रम भी बंद हो गए। माँ ने कहा, पिताजी साथ होते तो और बात थी,
वैसे पिता के रहते भी जब तुम लोगों ने नृत्य में दिलचस्पी लेना शुरू किया था तो रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। अब तो और बातें बनाएंगे। नृत्य करने वालों को तब समाज में आदर का पात्र नहीं माना जाता था और मुस्लिम समुदाय में और भी ज्यादा सख्ती थी। और फिर मुसलमान लड़की का मंच पर भरतनाट्यम करना तो किसी कुफ्र से कम नहीं था। हालांकि उस समय मुसलमानों में कड़ा पर्दा चलता था, फिर भी वहीदा के घर पर्दा नहीं होता था। बचपन से वहीदा देखती आ रही थी कि उसकी माँ पर्दा नहीं करती थी। पिता के अफसर होने से घर में एक हद तक का खुलापन आ गया था। समय गुजरता गया, एक एक करके तीनों बड़ी बहनों की शादी हो गई। तब एक दिन माँ ने वहीदा से कहा, अब तुम्हारी बारी है। वहीदा बोली, मैं नहीं करूंगी अभी शादी, कुछ काम करूंगी। विजयवाड़ा में ही बस गया था परिवार। घर में रह गई थी वहीदा अपनी माँ के साथ। इस तरह रहते हुए मुश्किल से 1-2 साल का अरसा बीत पाया था कि एक दिन एक साहब आधम के कहने लगे, हम चाहते हैं वहीदा हमारी फिल्म में नृत्य करे। उन साहब की पिताजी से कुछ जान पहचान थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बोली, अभी हिम्मत नहीं, फिल्म में जाना तो बड़ी बात है, जब वे मौजूद थे तो और बात थी, अब मैं अकेली हूँ, डर लगता है। उन साहब ने समझाया, वहीदा मंच पर तो नृत्य करती ही है, फिल्म में करेंगी तो क्या फर्क पड़ता है। वहीदा को सहारा मिला। वो माँ के पीछे पड़ गई कि इजाजत दे दे। माँ ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारी शादी करनी है। वहीदा ने कहा, अभी कोई सिलसिला तो है नहीं शादी का, वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगी। रहा सवाल लोगों के कुछ कहने का, तो वे कुछ दिन बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं, एक बार काम करने तो दो। आखिर माँ ने इजाजत दे दी। तेलुगु फिल्म रोज रूमलई यानी परिवर्तन का दिन में नृत्य करने के लिए वहीदा मद्रास पहुंची। वाकई वहीदा के जीवन में भी वो दिन एक परिवर्तन का दिन था। मम्मी के अलावा बहन बहनोई भी साथ थे। फिल्म को अच्छी कामयाबी मिली। वहीदा का नृत्य दर्शकों ने बहुत पसंद किया, इतना कि उन्हें खुश करने के लिए सिनेमा वाले मध्यांतर के पहले आने वाला उसके नृत्य का हिस्सा फिल्म के अंत में दोबारा चलाते। वहीदा को ये खबर मिली तो यकीन नहीं आया, ऐसा कहीं होता है। लेकिन जब फिल्म के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शन में उसने अपनी आंखों से देखा तो यकीन न करने की कोई वजह नहीं रह गई थी। फिल्म के 100 दिन पूरे होने का समारोह हैदराबाद में चल रहा था कि इसी बीच निर्माता निर्देशक गुरुदत्त वहां पहुंचे। उन्हें बताया गया कि फिल्म में एक नई लड़की का नृत्य है जो इतना लोकप्रिय हो रहा है कि वैसा बहुत कम ही होता है। गुरुदत्त जी ने पूछताछ की तो पता चला कि वहीदा हिंदुस्तानी बोल लेती हैं। वे अपनी नई फिल्म के लिए लड़की की तलाश में थे। उन्होंने मिलने के लिए पहल की। वहीदा उस समय फिल्म के वितरक की मेहमान थी। वितरक ने मुलाकात कराई। गुरुदत्त की पारखी नजरों ने वहीदा में छिपी संभावनाएं देख ली और प्रस्ताव रख दिया, बंबई चली आइए, हम आपसे 3 साल का करार करना चाहते हैं। मैंने पूछा, गुरुदत्त जी का फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर उस वक्त क्या पड़ा था? वहीदा जी ने जवाब दिया, उस वक्त तक गुरुदत्त जी का बहुत नाम हो गया था, मगर इंडस्ट्री से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी कोई फिल्म भी नहीं देखी थी। हमारे लिए वे अनजाने थे। हालांकि उभरते हुए निर्माता निर्देशक के रूप में उनकी पहचान बन गई थी। आर पार और मिस्टर मिसेस 55 फिल्म वे बना चुके थे, पर हमने पहले उनके बारे में कुछ नहीं सुना था। महबूब साहब और सोहराब मोदी जैसे जाने माने निर्माता निर्देशकों और उनकी फिल्मों के नामों से हमारा परिचय था। हमने काफी पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि गुरुदत्त जी बहुत अच्छे निर्देशक हैं, ताजगी से भरे और कल्पनाशील। इतने पर भी माँ को बात जम नहीं रही थी। बंबई बहुत दूर थी और वहां पर कोई जान पहचान का भी नहीं था, इसलिए माँ ने कह दिया, सोच कर बताएंगे। इसके बाद हमारा परिवार मद्रास चला गया, किंतु बंबई के प्रस्ताव पर विचार होने लगा परिवार में। 2 महीने बाद गुरुदत्त जी का आदमी आ गया संदेश लेकर कि आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, हम 2 फिल्में शुरू कर रहे हैं, आप बंबई आए तो काम आगे बढ़े। अजीब स्थिति थी। घर में कुछ फैसला नहीं हो पा रहा था। इस उहापोह से उबारा मद्रास फिल्म उद्योग के लोगों ने। उन लोगों ने सलाह दी कि जैसा मद्रास में काम किया वैसा बंबई में भी करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। बस ऐसा कोई करार न करें कि बंधन में बंध जाएं और निकलना चाहें तो निकल न सके, न जमे या अच्छा न लगे तो वापस आ जाएं।
अब कोई हिचक नहीं रह गई थी। वहीदा के थिरकते पांव बंबई के लिए चल पड़े। हिंदुस्तानी फिल्मों के रुपहले पर्दे पर कला का एक नया चेहरा पेश करने के लिए। और जब सीआईडी प्रदर्शित हुई तो तहलका मच गया। बनाया गया था अपराध चित्र, हत्या का नाटक और उभर कर आया संगीत का जादू। गुरुदत्त के साथ साथ ओपी नैयर भी पहली कतार के कामयाब फनकारों में गिने जाने लगे। महमूद के रूप में एक नया कलाकार सामने आया जिसने आगे चलकर हास्य अभिनेता के रूप में बरसों अपना सिक्का चलाया और एक नई भावप्रवण कुशल अभिनेत्री से हुई हिंदी दर्शकों की पहचान। आपने जो फर्स्ट शॉट दिया उसमें आपको कैसा लगा? घबराहट हुई कि नहीं? मैंने पूछा। तेलुगु फिल्म में जब मैंने पहली बार नृत्य किया तो मुझे कोई घबराहट नहीं हुई थी। बस वैसा ही महसूस कर रही थी जैसा मंच पर नृत्य के समय करती थी। 7 मिनट का ये नृत्य शास्त्रीय नहीं, लोक धुन पर आधारित था। बाद में इस धुन पर संगीत रचना की कोशिश बहुत से संगीत निर्देशकों ने की। एक उदाहरण है बंबई का बाबू में स्वर्गीय सचिन देव बर्मन की संगीत रचना देखने में भोला है। बाद में तो नर्वस होने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ होगा? मैंने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, वहीदा जी बोली। तेलुगु फिल्म के ठीक विपरीत सीआईडी में शुरू में काफी परेशानी हुई। एक तो वैसे ही आवाज कमजोर, दूसरे में बोलती भी बहुत धीरे थी। ध्वनिकार ऊंचा बोलने को कहता तो मैं झुंझला उठती। मेरे ख्याल से तो बहुत ऊंचा बोल रही हूँ, इससे ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती। इसलिए मेरी साउंड रिकॉर्डिस्ट के साथ कभी नहीं बनती थी। मैं नर्वस तब हुई जब पहली बार देवानंद के साथ कैमरे के सामने आई। तब भी घबराहट हुई, पर देवानंद और अन्य लोगों ने मदद की, हौसला बढ़ाया। 2-3 दिन में सब सामान्य हो गया। और क्या क्या कठिनाइयां महसूस की आपने? मैंने पूछा। सीआईडी के समय सबसे बड़ी कठिनाई हुई थी वस्त्रों को लेकर। निर्देशक राज खोसला से मेरी काफी खटपट हो गई थी इस मामले में। वस्त्र इस किस्म के थे कि उनमें कुछ अंग प्रदर्शन होता था। मैं उन्हें पहनने को तैयार नहीं थी और खोसला साहब जोर दे रहे थे। आखिर मैंने धमकी दे डाली, हम नहीं करेंगे शूटिंग, और सीआईडी पूरी हो जाने पर प्यासा में काम नहीं करेंगे। बहुत हंगामा हुआ होगा? मैंने पूछा। उत्तर मिला, हाँ, बात गुरुदत्त जी तक पहुंची तो उन्होंने सब लोगों को बुलाकर बैठक की। मैंने स्पष्ट कह दिया कि ये नहीं पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी। ये कहकर मैं नखरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिन कपड़ों में मुझे स्वयं झिझक हो, सहज न महसूस हो, उन्हें पहनकर मैं क्या अभिनय करती। तब गुरुदत्त और देवानंद ने मुझे समझाया। बोले, भाई एक्टिंग कर रही हो, इसमें फर्क ही क्या पड़ता है? फिर आप कैरेक्टर कैसे प्ले करेंगी? वस्त्रों के मामले में ये जिद आपकी अपनी थी या इसलिए कि माँ को कोई आपत्ति थी? मैंने पूछा। वहीदा ने कहा, नहीं, ये मेरा अपना कहना था, बल्कि जब मुझे लगा कि इस बारे में लोग मेरी माँ से बात करना चाहते हैं तो मैंने साफ कह दिया, आप मम्मी को राजी कर लेंगे और वो मुझे समझा भी देंगी, तो भी काम तो मुझे ही करना है। फिर मैं ये तो नहीं कह रही कि केवल सलवार कुर्ता पहनकर शॉट दूंगी। मैं आरामदेह महसूस नहीं करूंगी तो काम सहजता से नहीं कर सकूंगी। खैर, कुछ कॉम्प्रोमाइज दोनों ओर से हुआ। बात कपड़ों के बारे में चली तो मैंने प्रश्न किया, आजकल आप फिल्मों में देखती हैं किस तरह रिवीलिंग ड्रेसेस पहनी जाती हैं, उस बारे में आप क्या कहती हैं? वहीदा जी ने उत्तर दिया, लेकिन वस्त्रों के बारे में मेरे विचार आज भी वही बने हुए हैं। वैसे उनमें कोई हठधर्मिता नहीं है, एक हद तक उदारता है। अगर इस तरह के वस्त्र दृश्य की स्वाभाविक मांग है तो मुझे आपत्ति नहीं है। उदाहरण के तौर पर आम्रपाली की बात ले लीजिए। आम्रपाली के वस्त्रों में अंग के उभार दिखते हैं, तथापि 2500 साल पहले उस जमाने में हर कोई पहनता था ऐसे ही वस्त्र। दृश्य की मांग का तर्क स्पष्ट करने के लिए वहीदा जी ने नवकेतन की काला बाजार के निर्माण के समय की एक घटना सुनाई। प्रेमी प्रेमिका का चरित्र निभा रहे देव और वहीदा सैर सपाटे के लिए एक पहाड़ी पर जाते हैं। लड़की को सुंदर फूल नजर आता है। वो लड़के को दिखाती है तो लड़का जोश में आकर उसे तोड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। बीच में वो फिसल जाता है और एक गहरी खाई में गिर पड़ता है। नीचे अंधेरा गर्त और कगार से कुछ नीचे लड़का किसी तरह लटक कर मदद के लिए गुहार मचा रहा है। लड़की पहले तो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ कर देखती है कि कोई मदद मिल जाए। कहीं कोई नजर नहीं आता तो कुछ झाड़ झंकार नीचे झुकाकर मदद करना चाहती है। तभी देखती है कि लड़के का हाथ फिसलने को है।
वो आवाज दे रहा है, कोई चीज फेंको जिसे पकड़कर ऊपर आ सकूं। इसी तरह किसी संथाली पात्र की भूमिका हो तो अंग दिखाने वाले वस्त्र गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा ऐसे ही लिबास पहनते हैं। हाँ, पूरे वातावरण या घटनाक्रम से मेल खाए बिना बिला वजह ऐसे वस्त्र पहनाए जाएं तो ये बाजारूपन बुरा लगेगा, चीप लगेगा। मैंने पूछा, यदि आम्रपाली का रोल आपको दिया जाता तो आप क्या करती? वहीदा जी ने कहा, उस समय तो रोल मुझे ऑफर नहीं किया गया था। यदि ऑफर होता तो शायद मैं सोचती। अब इस समय कहना मुश्किल है कि मैं करती या नहीं करती। फिर प्यासा रिलीज हुई। हाँ, सीआईडी के बाद प्यासा के निर्माण के समय कोई विशेष बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि गुरुदत्त और बरमंदा सहित सभी लोगों का ख्याल था कि फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा गंभीर हो गई है। वे असमंजस में थे कि फिल्म प्रदर्शित करें या ज्यादा गंभीर हिस्से अलग कर पुनः शूटिंग करें। इसके विपरीत मेरा कहना था कि फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ देगी। आपकी बात को उन्होंने माना या मजाक में उड़ा दिया? मैंने पूछा। पहले तो लोगों ने यही माना कि मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि उससे मेरा अपना भविष्य जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं अपनी बात पर जब अड़ी रही तो गुरुदत्त साहब ने कहा, आप सबसे छोटी हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं। बाद में जब प्यासा ने धूम मचाई तो लोगों ने माना कि वहीदा का अनुभव चाहे ज्यादा ना हो, पर वो कहती वही है जो वो दिल से महसूस करती हैं। प्यासा के बाद वहीदा रहमान अन्य निर्माताओं की फिल्मों में भी काम करने लगी। उसके बाद गुरुदत्त के साथ उनकी 3 और फिल्में आईं, 14वीं का चांद, कागज के फूल, साहब बीवी और गुलाम। कागज के फूल अत्यंत उत्कृष्ट रचना होते हुए भी व्यावसायिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकी। अन्य 2 फिल्में अत्यंत सफल रहीं। काफी अच्छी फिल्में मिलने से बहुत खुशी हुई होगी आपको। हाँ, वो तो है, वहीदा जी बोली। मुझे विश्वास था कि मेहनत करूंगी तो कामयाब जरूर होंगी। मैं मम्मी से कहती थी, मद्रास से बंबई आए हैं, लोकल ट्रेन में मन भरकर घूमे बगैर तो वापस जाएंगे नहीं। अगले दिन भी उसी दृश्य की शूटिंग थी। वहां से वहीदा घर लौट रही थी कि लोटस सिनेमा के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर के 2 दांत टूट गए। ड्राइवर ने फौरन एक टैक्सी में उन्हें और आया को घर भेज दिया, क्योंकि एक बार भीड़ इकट्ठी हो जाती तो उसके बीच से वहीदा का निकल पाना मुश्किल होता। टैक्सी घर पहुंची। वहीदा का फ्लैट 4थी मंजिल पर था। उसने नीचे से आवाज लगाई, किसी नौकर को भेजो ताकि आया को ऊपर ले जाया जा सके। घर वाले बाहर आए और जब वहीदा ने दुर्घटना की बात कही तो वे बिगड़ गए। रोज रोज वही मजाक। बड़ी मुश्किल से वहीदा समझा पाई कि दुर्घटना सचमुच हुई है। पड़ोस में रहने वाली किसी घरेलू लड़की जैसी छवि रही है वहीदा की। तथा कथित ग्लैमर या चटक मटक का कोई नाम निशान नहीं। फिल्मी दुनिया बराबर मानती रही कि जब तक भीतर से भी वैसा एहसास न हो, अभिनय में जान नहीं आ सकती। उसे शुरू में हर बार काफी घबराहट होती रही। बहुत दिनों बाद गले उतरा कि ये सब तो अभिनय है, हकीकत नहीं। जहां तक प्रेरणा की बात है, वहीदा ने बताया, अभिनय में तो क्या, अपने सामान्य जीवन में भी किसी व्यक्ति विशेष से कोई खास प्रेरणा नहीं मिली। मैंने फिर से पूछा, क्या कभी सबसे घिरे रहने के बावजूद अकेलेपन का एहसास हुआ है, खास तौर से फिल्मों के इस सारे माहौल में? उनका कहना था, देखिए, सबके साथ दुनिया में एक सी दोस्ती और मेंटल रैपोर्ट तो होता नहीं है, पर यह तो जिंदगी में हर आदमी को लगता है कि सबके साथ रहने के बाद भी वो अकेला है। मैंने कहा, ऐसे मौकों पर आप अपने को कैसे व्यस्त रखती हैं? उस समय मेरी सबसे अच्छी साथी होती है किताबें, मेरे अकेलेपन की साथी, उन तन्हाई के लम्हों का सहारा जो भारी भीड़ के बीच भी अपने वजूद का एहसास कराती हैं। ऐसे मौकों पर वहीदा चुपचाप किताब पढ़ती, सेट के किनारे बैठी रहती। लोग छेड़ते कि वहीदा जी आती हैं तो लगता है कि पूरी लाइब्रेरी सेट पर आ गई है। पुस्तकों से दोस्ती की इस आदत ने वहीदा को बहुत कुछ दिया है। किसी पुस्तक विशेष या लेखक विशेष से ही उन्हें लगाव नहीं है। जो कुछ भी सामने आया पढ़ती जाती हैं। उपन्यास जरूर दूसरी चीजों से कुछ ज्यादा पढ़े हैं। उपन्यास में कथा मिलती है और तरह तरह के निश्चित चरित्र, धूप छांव से भरे जिंदगी के हजारों हजार रंग। इन सब के साथ रहते हुए नए नए विचार आते हैं, कल्पनाएं जागती हैं।
बात साहित्य और फिल्म के रिश्ते पर आ जाती है। वहीदा मानती हैं, हिंदुस्तानी फिल्मों की सबसे बड़ी खामी है बुनियादी कथा का अभाव। इसकी वजह से चरित्र का कोई निश्चित स्वरूप नहीं बन पाता। ऐसे में कलाकार चरित्र की भावनाएं अपने अंतर में गहराई से कैसे महसूस कर सकता है? कलाकार को अपनी कला का कलेजा निकाल कर रख देने में कितनी कठिनाई होती है, आम निर्माता समझ नहीं पाता। ऐसे में कैसे हो सकता है जानदार अभिनय? घिसे पिटे ढर्रे पर एक के बाद एक बनती जा रही हैं फिल्में। बस एक लड़का, एक लड़की और उल जुलूल घटनाओं का सिलसिला। हर फिल्म में नाम मात्र के फर्क के साथ एक जैसे दृश्य। अब बताएं कि नकल कर देने के सिवा कलाकार के लिए करने को रह क्या जाता है? वहीदा जी का कहना है, मसाला फिल्मों के इस अजीब गोरखधंधे में फंसकर हिंदुस्तानी सिनेमा ने पाने से कहीं ज्यादा खोया है। एक खास किस्म की भूमिका के ताने बाने से बनी फिल्म किसी चरित्र के जमकर उभर आने या कहें कि उठ जाने से चर्चित और व्यवसायिक दृष्टि से सफल हो जाती है तो दूसरे निर्माता भी भेड़ चाल से उसके पीछे चल पड़ते हैं। वैसे ही चरित्र और घटनाक्रम की ढेरों पटकथाएं खड़ी हो जाती हैं। निर्माता उस कलाकार या सितारे के पीछे फिरने लगते हैं जिसकी पिछली भूमिका ने उस फिल्म को कामयाबी की चोटी पर पहुंचाया। कलाकार देखते देखते सितारा और सरताज सितारा बन जाता है। जो उसे पकड़ नहीं पाता वो उन्हीं भूमिकाओं के लिए दूसरे सितारों या कलाकारों के चक्कर लगाता है। फिर ले देकर होता ये है कि पर्दे पर वही एक जैसे दृश्य हर फिल्म में आने लगते हैं। थोड़े दिन चलता है ये सब, देखते देखते दर्शक ऊबने लगते हैं, फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं। हिट सितारों और सरताज सितारों की किस्मत के सितारे पिटने लगते हैं। न तो समूचे हिंदुस्तानी सिनेमा की कोई छवि बन पाती है, न किसी कलाकार की कोई टिकाऊ मूर्त। वहीदा की राय में इस गंभीर बीमारी का सबसे सीधा इलाज है कि उपन्यासों के आधार पर फिल्म बने। सुगठित बुनियादी कथानक और सुनिश्चित चरित्र मिलेंगे तो कलाकार भी जरूर बेहतर अभिनय करेगा। और हिंदुस्तान में जहां तलाशें वहां कितने ही ऐसे उपन्यास मिलेंगे जिनकी बुनियाद पर बढ़िया फिल्में बन सकती हैं। एक से एक चरित्र साकार किए जा सकते हैं। वहीदा ने अपनी फिल्मों के उदाहरण देते हुए कहा, गाइड, साहब बीवी और गुलाम दोनों फिल्में उपन्यासों पर बनी। दोनों में करीब करीब हर कलाकार ने बहुत अच्छा अभिनय किया। लोगों ने पहले उपन्यास पढ़ा, फिर संवाद और पटकथा की तैयारी के दौर में वे अपने चरित्रों से गहरे जुड़ते गए। कथाक्रम उनके काम में निरंतरता यानी रवानी कायम रही। अकेले रीटेक में बेकार जाने वाली कच्ची फिल्म का ही हिसाब लगाएं तो निर्माता पाएंगे कि उपन्यास पर फिल्में बनाना कितना फायदेमंद है। आज तो हालत ये है कि टुकड़े टुकड़े दृश्यावली तैयार कर ली, कोई एक आध दृश्य लेकर आया तो उसको भी जोड़ दिया। एक दृश्य के कुछ हिस्से की शूटिंग आज और शेष की महीने भर बाद की जाए तो करिए याद कि क्या क्या था पिछली बार। सारा तारतम्य टूट जाता है। बहुत सी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं, गलतियां रह जाती हैं। वहीदा ने साहित्य बहुत बारीकी से पढ़ा है, छपे अक्षरों से भी और दुनियादारी की खुली किताब से भी। दोनों में उन्हें ऐसे अनगिनत चरित्र मिले जिन्हें निभाकर किसी भी कलाकार के मन को संतोष मिल सकता है। ऐसे चरित्र जिनमें कलाकार को सोचना पड़ता है कि अपने को उस पात्र के रूप में कैसे ढालें। अकेले अभिनय नहीं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, कोई भी कला हो, कलाकार के लिए बहुत कुछ करने की गुंजाइश रहती है। फिर जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, साथ ही संयम आता है। मालूम रहता है कि क्या क्या कर सकते हैं हम, और तब महसूस होता है कि जो कर रहे हैं वो खास नहीं, इससे बढ़कर भी कुछ किया जा सकता है। D.H. लॉरेंस ने जिसे शिल्पकार का असंतोष कहा है, उसका अभ्यास वहीदा लगातार संजीदगी से करती रही हैं। अपनी कला तथा कृति से कभी संतुष्ट न हो पाना, हर बार उससे बेहतर कुछ कर पाने की तमन्ना। बेचैनी की ये आग जब तक धधकती रहती है, कलाकार का कौशल बढ़ता जाता है, उसकी तरक्की का पहिया रुकता नहीं। कला तभी बनती है कुंदन। वहीदा की हर बात से लगातार जाहिर होता है कि ठिगने कद, इकहरे देह और लंबोतरे सांवले सलोने चेहरे से बने इस जिस्म में अत्यंत संवेदनशील बौद्धिक व्यक्तित्व का विकास हुआ है। अपनी हर फिल्म में वो नए ढंग से तराशा हुआ अंदाज लेकर सामने आई। न मांसल सौंदर्य, न अंग प्रदर्शन, न कोई सेक्स अपील, न बाजारू हरकतें,
हर बार दर्शकों को यही लगा कि उनकी जानी पहचानी लड़की है, भली और नेक लड़की। भावुकता और व्यवहारिकता का अद्भुत सौंदर्य समन्वय है वहीदा में। एक ही समय गहराई से जुड़ जाने और साथ ही अपने को असंपृक्त रख पाने की कला उन्हें खूब आती है। इसीलिए बहुत सी बातों को दरगुजर करती चलती हैं। उनका कहना है कि हर छोटी मोटी बात, चोट कचोट, नफा नुकसान को लेकर दुखी होने से क्या फायदा। वो बेमतलब की बातों में वक्त बर्बाद नहीं करती। कोई शेर सुनाने को कहें तो कह देंगी कोई याद नहीं, याददाश्त खराब है, लेकिन सुनने का शौक जरूर है। कोई पूछे कि संवाद कैसे याद रहते हैं तो कह देती हैं कि याददाश्त इतनी भी खराब नहीं। संवादों के मामले में उनकी राय है कि कलाकारों को हॉलीवुड के समान यहाँ भी संवाद सहित पूरी पटकथा पहले ही मिल जाए तो कलाकार को मौका मिलेगा अपने चरित्र को समझने का। यहाँ अब पटकथा तो अक्सर मिलने लगी है, लेकिन संवाद न जाने क्यों सेट पर ही दिए जाते हैं। शायद ये माना जाने लगा है कि उनका अध्ययन कोई नहीं करता, लिख कर देने से कोई फायदा नहीं है। राइटर्स के लिए वहीदा का कहना है कि उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वे स्टडी करें, ज्यादा गंभीर स्टडी करें। वहीदा मानती है कि अभिनय की बुलंदी पर चढ़ने के लिए रिहर्सल की सीढ़ियां बहुत जरूरी नहीं है। वैसे भी ज्यादातर रिहर्सल पूरे संवाद बोलकर नहीं होता। फिल्म में अभिनय के लिए नाटकीयता से कहीं ज्यादा जरूरत होती है सहजता की। इस तरह काम करे कि बनावटी न लगे। उस तरह के चरित्र के बारे में अध्ययन हो तो काम में सहायता मिलती है। जैसे किसी अंधी लड़की की भूमिका है और ये अध्ययन किया जाए कि अंधी लड़की किस तरह चलती है, कैसे बैठती है, कैसे हाथ बढ़ाती है वगैरह, तो भूमिका निभाने में आसानी होगी। जिंदगी में न जाने कितने चरित्र आंखों के सामने आते हैं जिन्हें आंखें खुली रखकर देखा जाए तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वैसे ये हमेशा इतना जरूरी भी नहीं। खामोशी में राजेश खन्ना के साथ नर्स की भूमिका में है वहीदा। कहीं से नहीं लगती कि नर्स नहीं है और ये भूमिका उन्होंने अपने सहज अभिनय से निभाई है। उसके लिए कोई अध्ययन, कोई अवलोकन नहीं किया। उनका कहना था कई बार भरपूर अवलोकन के बावजूद वांछनीय प्रभाव नहीं आ पाता। कई बार स्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत हेरफेर भी करनी पड़ती है। रेशमा और शेरा की शूटिंग राजस्थान में चली तो मैंने बड़ी गहराई से अध्ययन किया कि वहाँ की नारियां पल्लू से किस तरह सिर ढकती हैं। बात करते समय भी नहीं हटाती। मैंने आधा मुंह ढका, आंखें दिखती रहीं। कहीं से चेहरा ना दिखे तो अभिनय कैसे किया जा सकता है। किसी व्यक्ति या घटनाक्रम को लेकर उम्मीदों के ऊंचे महल खड़े करने से वहीदा अपने को हमेशा बचाकर चलती हैं। उनका कहना है कि जितनी ज्यादा आरजू उतने खूने आरजू। आपको ईश्वर पर विश्वास है? डेस्टिनी को मानती हैं? मैंने पूछा। ऊपर वाले में जरूर यकीन है, जो होना है होकर रहेगा। संयोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, जो नहीं होना लाख उपाय कर लो, होगा नहीं। अब देखिए, मेरी शादी को ही लीजिए। शादी के 12 साल पहले उनके साथ एक फिल्म की थी, फिर न कोई फिल्म की, न मिलना जुलना, न ताल्लुक, और तो और वे देश छोड़कर ही चले गए थे। उससे पहले भी बीच में मेरी मंगनी हुई और टूट गई, और आखिर उन्हीं के साथ हुई शादी। उनकी भी शादी नहीं हो रही थी, मेरी भी नहीं। ये किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है, वहीदा ने उत्तर दिया। और ऐसा ही हुआ मेरे पिता रहमान साहब के साथ भी। विशाखापत्तनम में वे अक्सर सिनेमा देखने जाते, पूरे परिवार के साथ, क्योंकि सब शौकीन थे फिल्मों के। समुद्र के किनारे स्थित सिनेमा घर, बालकनी से समूचा बंदरगाह नजर आता। बाईं ओर एक कब्रिस्तान। अब्बा कहते रिटायर होकर यहीं रहूंगा, मरूंगा तो यहीं दफना देना। हम कहते कि फिल्म देखने आए हैं या ऐसी बातें करने। वे कहते जाना सबको है एक दिन, लेकिन मौत के बारे में भी खुश होकर सोचो तो ज्यादा बुरा नहीं लगता। कुछ दिन बाद उनका तबादला विजयवाड़ा हो गया। वहां निमोनिया हुआ और हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें इलाज के लिए मद्रास ले जाने की सलाह हुई तो उन्होंने मना कर दिया। कहा विशाखापत्तनम ले चलो, अच्छा अस्पताल है, डॉक्टरों से पहचान है। वहां ले गई, इलाज चला और वहीं इंतकाल हो गया। इत्तेफाक के उसी कब्रिस्तान में दफनाए गए। लोग उनसे कहा करते थे कि आपके तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, कोई लड़का होता तो अच्छा रहता। वे कहते क्या अच्छा होता, लड़कियां क्या बुरी होती हैं? मैं खुश हूं अपनी लड़कियों से। बुरे लड़के से अच्छी लड़की बेहतर है।
कभी आपने हर्ट महसूस किया? मेरा मतलब है किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखी और वो नहीं हुई। मेरी जिंदगी का एक उसूल है, बहुत सी बातों को मैं दरगुजर कर जाती हूँ। छोटी छोटी बातों की मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि परवाह करने से निराशा होती है। न ज्यादा उम्मीद न ज्यादा निराशा, और फिर घर में भी तो नाइत्तेफाकी हो जाती है। जो बिल्कुल गैर हैं उनसे एक्सपेक्टेशन कैसा। बहुत रियलिस्टिक हैं आप। हाँ, मैं काफी प्रैक्टिकल हूँ। वहीदा ने उनके विश्वास को सही साबित कर दिखाया। चोटी की नायिकाओं की कतार में उन्होंने 2 दशक शान और सम्मान के साथ गुजारे। वे दिन, वे लोग अब यादों में सिमट गए हैं, गृहस्थी के सुनहले पिंजरे में कैद मैना के लिए। अब दूर से आती लगती हैं नूपुरों की आवाजें, और उनकी लय पर थिरकता है वहीदा का मन।